जिस कौम का रहनुमा बुज़दिल हो जाए वो कौम डरी हुई होती है, और जो डरी हुई कौम होती है फिर वो रहनुमा वैसा ही चलती है। सियासी लीडर हैं जो वो बुज़दिल हो जाते हैं, अवाम बार बार आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ आ रहा है वो है अवाम, अवाम के लिए, अवाम के लिए। अब ये अवाम क्या है? अवाम खुद में एक लीडर है जिसको हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर। अवाम पढ़ी लिखी होगी तो उसके लीडर भी रिप्रेजेंटेटिव वैसे होंगे। अवाम जाहिल होगी तो लीडर भी जाहिल होंगे। अवाम अगर डरी हुई होगी तो वही बाहुबली आएंगे या उस तरह के लोग आएंगे जिनको लगेगा कि अवाम को लगेगा हमको बचाया। क्या हो रहा है? इनकम टैक्स की रेट, ईडी की रेट, अब उस पर डिबेट हो सकता है कि जिस तरह से किया जा रहा है, लेकिन आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो आपको मोड़ दिया जाए। मजहबी रहनुमा पे, मजहबी रहनुमा को मैं दो कैटेगरी में बांटता हूँ। एक तो ये है कि जो दीन की खिदमत करते हैं, ठीक है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो दीन के लिए लगे हुए उनको सियासत से ज़्यादा मतलब नहीं है। दूसरे जो सियासी मौलाना है, जो सियासत में ही जुड़े हुए हैं, तो मौलाना आप बयान का असर रखता है समाज पे, चूंकि समाज में वो जुड़े हुए हैं। अब सियासी मौलाना अगर आप देखेंगे तो वो सेल्फिश हो गए वहाँ पे कि जिस कौम का रहनुमा दूरअंदेश नहीं हो, अगर विजनरी नहीं हो, तो वो कौम अंधेरे में चले। तो बुज़दिल सियासतदां, बुज़दिल और खुदगर्ज सियासतदां, बिके हुए सियासी मौलाना और सोए हुए तालीम याफ्ता लोग एक डरी हुई कौम पैदा करें। बिहार एक फैमिली है, देश एक फैमिली है। फैमिली को जैसे ही बंटवारा करेंगे तो देश का नुकसान। एक पॉलिटिकल पार्टी हमें डराती है, हम डर करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हैं, प्रोटेक्ट करो, मैं प्रोटेक्ट करो। दूसरी पार्टी खड़ी होती है प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये सोचिए कि हम डर के किसी के पास जा रहे हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का भी तो इंटरेस्ट इसी में है। पहली पार्टी को हमको डराने से फायदा हो रहा है, दूसरी पार्टी को हमारे डरे रहने से फायदा हो। दोनों पार्टी का इंटरेस्ट कन्वर्ज है। लोग हैं उनको प्रशांत किशोर और जन स्वराज से खतरा महसूस हो। 15% के आसपास मुस्लिम रिलेटिव में शादी करता है, नॉन मुस्लिम्स 14.5% है जी। ये बताएगा वो जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। वो कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी साझेदारी। कहते हैं कि 18% अगर मुसलमान है तो उनको 18% कैंडिडेट मिलना चाहिए। कभी भी आरएसएस इस सोच को सपोर्ट नहीं करेगा जी। तो कैसे वो बीजेपी कभी भी इस सोच को सपोर्ट नहीं करेगा। कैसे बीजेपी की कि आप अपने में से लीडर तैयार कीजिए। अगर प्रशांत किशोर जी बी टीम है, आप अपना लीडर तैयार करके आप खुद एक अलग सी टीम बन जाइए ना भाई। वो थोड़ी कहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़िए। इस वक्त हमारे साथ शमीम अनवर साहब हैं, जो एक बड़ी शख्सियत हैं, बिहार से ताल्लुक़ है, सहरसा ज़िले से। वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्रिकेट जगत में अपनी रुचि दिखाते हुए बेहतरीन क्रिकेट खेला और युवाओं के बीच एक अच्छी अपनी काबिलियत दिखाई और स्टेट लेवल पर क्रिकेटर रहे। उसके बाद शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में चले गए और आईएएस की कोचिंग देने लगे। खुद ने भी आईएएस के लिए ट्राई किया और 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचे, लेकिन उसके बाद फिर लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करी और लगभग 500 से अधिक आईएएस इनके बनाए हुए जो आज देश में सर्विस कर रहे हैं। लेकिन अब खेल और पढ़ाई के बाद ये दूसरी दिशा राजनीति में भी कदम बढ़ा रहे हैं और लगातार जन स्वराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर के जरिए आप देख रहे होंगे उसके प्रमुख हैं, और लगातार यात्राएं बिहार में चल रही हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसी से जुड़े हुए हैं शमीम अनवर साहब। इनसे बात करते हैं देश में जिस तरीके के मौजूदा हालात है और राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है क्योंकि चुनाव करीब है। क्या कहेंगे शमीम अनवर साहब, जन स्वराज पार्टी में मतलब आप एकदम शिक्षा के क्षेत्र से उधर चले गए, क्या रीज़न रहा? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आम तौर पे लोग जाना नहीं चाहते हैं, ख़ास करके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं जाना चाहते हैं। सिंपली ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। और यही वजह है कि आज तक अगर देखें तो बहुत अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आ पाए। अच्छा। तो उसकी वजह हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 तरह के लोग आपके पास पॉलिटिक्स में हैं। एक तो या तो जो फैमिली लीनिएज से हैं, बहुत बड़े माँ बाप के बेटे हैं, या किसी वजह से बहुत बड़े वेल्दी लोग हैं, या दूसरे फिर बाहुबली आ गए। तीसरी चीज़ ये थी कि अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं तो पता नहीं क्यों मेरे मेंटल सेटअप से मैच नहीं कर रही थी। अच्छा। जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसकी कोर फिलॉसफी है, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, जिसको हम सेक्युलरिज्म का कोर वैल्यू कहते हैं, वहाँ पे कहीं फिट नहीं कर रहा था। वैसे में एक शख्स आए, प्रशांत किशोर जी आए, जो जन स्वराज के बानी भी हैं और जन स्वराज के सूत्रधार हैं। जब उनकी टीम मुझसे मिली, मुझे बताया, मैंने पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में जानना शुरू किया। पहले भी जानते थे कि बट एज ए इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट जानते थे उनको।
लेकिन जब उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो उनके सोच है जो उनकी, उसने मुझे बहुत मुतासिर किया, और उस सोच से फिर जुड़ने का मुझे वाकई मन किया जी कि जुड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को फिर सपोर्ट करना चाहिए। और उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, एक नैरेटिव होता है, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है, जो बहस होती है, तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। और अगर उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो फिर से हमको लगता है कि इंडिया बहुत पीछे रह जाएगा। लेकिन तो इसलिए मुझे जोड़ना पड़ा इसमें। लेकिन जो राजनीति है, जैसे आपने कहा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब नाकाबिल भी हैं इस राजनीति में आए हुए, या फिर बाहुबली हैं, मतलब जिनसे छवि खराब होती है राजनीति। लेकिन जमहूरियत जो है उससे एक अच्छी लीडरशिप की तलाश है, जैसे ना आपने कहा। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि जमहूरियत में कैसी लीडरशिप आपको, देखिए हमारा जो आज मतलब का कैसे प्रशांत किशोर इसमें एग्जिस्ट करेंगे? हमारा जो आज का प्रोग्राम था वही था कि जमहूरियत में लीडरशिप की अहमियत। जी इसमें हमें दो लफ्ज़ आते हैं, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, जी और लीडरशिप, क़यादत। जमहूरियत है क्या? सभी लोगों को ज़्यादातर पता है कि आवाम के लिए, आवाम के ज़रिए चलाई जाने वाली हुकूमत को हम जमहूरियत कहते हैं। पीपल लाइक डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड द पीपल। तो यहाँ पे देखिए अवाम बार बार आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ आ रहा है वो है अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए। अब ये अवाम क्या है? अवाम खुद में एक लीडर है, जिसको हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर्स हैं। एक इंडिविजुअल जिसको वोट देने का राइट है, वो भी लीडर है। अब एक्चुअल में अगर अवाम में लीडरशिप की बात कीजिए तो अवाम से ही लीडरशिप शुरू होती है। तो एक अवाम को अवेयर करने की बात होती है। अवाम पढ़ी लिखी होगी तो उसके लीडर भी रिप्रेजेंटेटिव वैसे होंगे। अवाम जाहिल होगी तो लीडर भी जाहिल होंगे। अवाम अगर डरी हुई होगी तो वही बाहुबली आएंगे या उस तरह के लोग आएंगे जिनको लगेगा कि अवाम को लगेगा हमको बचाया जा रहा है। अब ख़ास लीडर में आते हैं। एक ये तो आम लीडर हो गए जब अवाम एक एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। अगर हम समाज में देखें तो लीडरशिप 3 एरिया से आती है कम से कम, मेजरली। एक तो जो वो सियासतदान होते हैं, दूसरे होते हैं जो मजहबी रहनुमा होते हैं, वो भी लीडर हैं, तीसरे होते हैं तालीम याफ्ता। चाहे वो सियासत में जाएं या नहीं जाएं, उनका इन्फ्लुएंस रहता है सोसाइटी पे। अब हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि जो सियासी लीडर हैं वो बुज़दिल हो गए हैं, वो खुदगर्ज हैं। चूँकि फैमिली से आते हैं, बाहुबली आते हैं ज़्यादातर, तो फैमिली के प्रोटेक्ट करने के लिए वो करोड़ों अरबों की दौलत उन्होंने इकट्ठा कर रखी है। ठीक है। अब आज देख लीजिए क्या हो रहा है, इनकम टैक्स की रेट, ईडी की रेट। अब उस पर डिबेट हो सकता है कि जिस तरह से किया जा रहा है, लेकिन आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो आपको मरोड़ दिया जाता है। इसको आर्म ट्विस्टिंग बोलते हैं। तो कोई भी पॉलिटिशियन को अगर ये बेनिफिट करेगा तो वो करेगा। तो जो सियासतदान हैं तो 2 तरह के होते हैं। बाहुबली है, इसका मतलब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो भी आप फंसे हुए हैं चंगुल में। अगर आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं, फैमिली से आते हैं, तो आप फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए ही आप उसको करते रहेंगे आप जी। तो आपके पास आप क्लच में रहते हैं। तो सियासतदान क्या है, बुज़दिल हो गए हैं, खुदगर्ज हो गए हैं। अब आते हैं मजहबी रहनुमा पे। मजहबी रहनुमा को मैं 2 कैटेगरी में बांटता हूँ। एक तो ये है कि जो दीन की खिदमत करते हैं, ठीक है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो दीन के लिए लगे हुए उनको सियासत से ज़्यादा मतलब नहीं है। दूसरे जो सियासी मौलाना है, जो सियासत में ही जुड़े हुए हैं, तो मौलाना उन्हीं का बयान का असर रखता है समाज पे, चूँकि समाज में वो जुड़े हुए हैं। अब सियासी मौलाना अगर आप देखेंगे तो वो सेल्फिश हो गए वहाँ पे भी जी। वो भी क्या है, बिके हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। आप अगर आप देख लीजिए, इस पे न्यूज़ चैनल्स पे देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, तो बहुत सारे ऐसे मौलाना साहब हैं जो बिके हुए हैं। तो और तीसरा है तालीम याफ्ता लोग। तालीम याफ्ता लोग सोए हुए हैं, उनको बस ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में मज़ा आता है। 4 लोग बैठ करके बातें करेंगे कि अरे इस समाज का कुछ नहीं हो सकता, इस कौम का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा गलीज़ है, ये ऐसा करके फिर अपना खुश होकर चाय पी के बाहर निकल जाएंगे। इसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक स्टेटमेंट में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जिस कौम का रहनुमा दूरअंदेश नहीं हो, अगर विजनरी नहीं हो, तो वो कौम अंधेरे में चली जाती है। दूसरा बहुत बढ़िया कोटेशन है ओटोमन एम्पायर के जो बानी है उस्मान जी, उन्होंने कहा है कि जिस कौम का रहनुमा, अब यहाँ पे देख लीजिए, जिस कौम का रहनुमा बुज़दिल हो जाए वो कौम डरी हुई होती है, और जो डरी हुई कौम होती है फिर वो रहनुमा वैसा ही चलती है। ठीक है।
तीसरा, आप सबसे बड़ी पर्सनालिटी अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें तो उनकी जो पर्सनालिटी है और उनके जो लीडरशिप की अगर आप क्वालिटी देखना चाहेंगे तो वो ऑनेस्टी की बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, कॉम्पैशन की बात करते हैं। ठीक है, ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, लोगों के लिए दिल में उसके लिए हमदर्दी होनी चाहिए। और चौथा जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, इज्तमाइयत पे हम जोर देते हैं। हम क्या हो गए हैं, एक्सक्लूसिव हो गए हैं। तो जो आवाम और रहनुमाओं के बीच का जो लिंकेजेस है वो कहीं ना कहीं टूट गया है। तो मेरा कहने का वहीं पे मतलब है कि अगर इसको इज्तमाइयत में तीनों को देखें हम, तो बुज़दिल सियासतदां, बुज़दिल और खुदगर्ज सियासतदां, बिके हुए सियासी मौलाना और सोए हुए तालीम याफ्ता लोग एक डरी हुई कौम पैदा करेगी। और जो आज हमारी हालत है कि वही डरी हुई कौम। कैसे जगाया जाएगा जो तालीम याफ्ता लोग हैं? लगातार आप भी कोशिश कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी कर रही है, और भी लोग इसको कहते हैं कि वो अलम उठाए हुए हैं सेकुलरिज्म का, देश के नफरत को मिटाने के लिए। तो कैसे उन लोगों को जगाया जाएगा ताकि देश में विकास भी हो सके और अच्छे लोग सियासत में भी आ सकें? अब यहीं पे देखिए, प्रशांत किशोर की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने अभी पार्टी भी नहीं बनाई है, वो किसी तरह से सियासत में नहीं है, फिर भी लोग डर गए हैं। लोग क्यों डरे हुए हैं? जैसे एक नैरेटिव चलाया जाता है, बहुत सारा उनके खिलाफ भी चलाया गया है। वो डरे क्यों हैं? वो जो सियासत में लोग हैं वो क्यों डर गए? इसलिए डर गए कि वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई तुम पॉलिटिक्स पे किस बात पे, क्या इशू है जिस पे आप वोट देते हैं। वो इशू गिनाते हैं कि भाई ये इशू होता है, आपका ये किया गया, आपने ये इशू पे किया, आपने बेसिक इशू कभी उठाया ही नहीं। उनका सीधा सीधा कहना है कि आप एजुकेशन पे कभी वोट ही नहीं डाले, आप कभी बच्चों की तरक्की के लिए वोट ही नहीं डाले, आपने कभी रोजगार के लिए वोट नहीं डाला, तो इसीलिए आपको जिस पे वोट डाला वो मिल रहा है। तो वो अवेयरनेस जो था, मैंने शुरू में ही कहा कि आवाम जितनी अवेयर होगी, चूंकि आवाम खुद में एक लीडर है, हर एक वोटर एक लीडर है, तो वो कैसा है उसी हिसाब से आपको सियासतदान मिले। तो लगातार किशोर साहब यात्रा कर रहे हैं बिहार में, बिहार की आवाम पे क्या असर, उनका इम्पैक्ट दिख रहा है आपको? बहुत ज़्यादा असर है, बहुत ज़्यादा असर है। मैंने ग्राउंड रियलिटीज़ को जो लोग जाके देखे, कांप गए हैं लोग, जो अपोजिशन वाले हैं, जो लोग हैं, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, इसलिए कि प्रशांत किशोर गांव-गांव जा करके एक एक बंदे से मिल करके, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, जाहिल हो, सबसे वो मिल करके उनको वोटिंग राइट्स बता रहे हैं कि आपके वोट की अहमियत क्या है और आप खुद कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और ये जब समाज अवेयर हो जाएगा तो देख लीजिएगा इंडिया एक दूसरे लेवल पे चला जाएगा। जागरूकता से आपका जो गृह जिला है सहरसा, वो जुड़ रहा है, उसके युवा बहुत जोड़ा है, बहुत जोड़ा है। हमारे सहरसा ज़िले की क्या बात करते हैं, मतलब हर जगह जहाँ पे देखिए, मैं तो सहरसा ज़िले में इनके साथ 15-20 दिन घूमा हूँ पूरा। तो जिस तरह से लोग, चूँकि लोगों के अंदर सिर्फ जानकारी की कमी है, और जब प्रशांत किशोर जानकारी दे रहे हैं या हम लोग जानकारी देते हैं लोगों को कि भाई आपकी ये चीज़ें होती हैं, ये आधार होना चाहिए, ये बुनियादी ज़रूरत पे आप वोट कीजिए, तो लोग जाग रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वाकई अब तक कितनी गलतियां कर गए हैं, और ये उसी गलतियों की वजह से पॉलिटिशियंस जो हैं या जो भी बीच के भी लीडर्स हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। ये जो मुद्दे आते हैं बीच बीच में राजनीति के दौरान कि भाई युवाओं के लिए रोज़गार की बात, शिक्षा की बात, ये सब होती हैं, अच्छी बात भी है, होनी भी चाहिए, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे एक मतलब शोर शराबा सा होता है जाति धर्म का, क्षेत्रवाद का, बाहुबलीवाद आपने कहा, वो भी एक मैटर करता है। तो उसके लिए आप लोग क्या मतलब पॉलिसी होती है कि लोगों को कैसे बताया जाए कि तुम्हारे विकास के लिए ज़रूरी नहीं है कि धर्म की बातें करो, भड़का दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम की बातें आ जाती हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सेम है, हमारी कोर फिलॉसफी ही यही है। आप अगर प्रशांत किशोर का कोई भी स्पीच सुन लें तो उनकी फ़िलॉसफ़ी यही है कि वो अच्छे बंदों को चुनने की कोशिश कर रहे हैं जी। सबसे पहला जैसे है कि अच्छे लोग चुनें। अच्छे लोग समाज कब चुनेगा? जब समाज खुद अच्छा होगा जी। अब समाज के अच्छे होने की बात कीजिए तो कैसे होगा? हमारे यहाँ डाइवर्स लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, तो उनको जा के घर पे बताना, एक एक बंदे को जमा करके वो बताते हैं, और पूरी टीम हमारी बता रही है कि हम आपको ये बुनियादी हकीकत है, आपकी ये रियलिटी है। आप देखिएगा बहुत कड़वी बातें करते हैं वो जी। बहुत ही कड़वी बातें करते हैं जो आमतौर पे लोग सुनेंगे तो भड़क जाएंगे, लेकिन वो ज़रूरी इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हम उस तरह की बात नहीं करें, चूँकि हमारे अपने हैं वो, हमारे बिखरे हुए लोग हैं। आप अगर जाति धर्म की बात करें तो इससे किसका नुकसान होगा? पूरे देश का नुकसान होगा, पूरे क्षेत्र का नुकसान होगा। अगर हम क्या चाहते हैं अपने देश को बनाना? अगर मैं गार्जियन हूँ
अगर पॉलिटिशियंस को देखें तो वो गार्जियन होते हैं समाज के, कोई भी रहनुमा गार्जियन होते हैं। मेरी सपोज करिए अपनी फैमिली है और मैं अपनी ही फैमिली में 2 भाइयों को लड़ते हुए देखना चाहता हूँ, लड़ाऊँ या तीसरी बहन को और कुछ करूँ, उसको कोई तीसरे राह पे चलाऊँ, ये कभी भी अच्छा हो सकता है, हमारी फैमिली के लिए कभी अच्छा नहीं। उसी तरह से बिहार एक फैमिली है, देश एक फैमिली है। फैमिली को जैसे ही बंटवारा करेंगे तो देश का नुकसान है। हाँ, ये कॉमन सेंस है और यही चीज़ हम लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है अनवर साहब आपसे मेरा, जिस तरह अभी आप क़यादत की बात कर रहे हैं, जाहिर है तो क़यादत से तो एक अच्छी सी पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका जुड़ जाता है कि भाई उसकी क़यादत है, ठीक है, क़यादत की बात वही करते हैं, जमहूरियत की बात वो करते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल मेरा ये है जो इसी से रिलेटेड प्रशांत किशोर जी ने बयान दिया, 2% वाला 4% वाला सीएम बनता है, 14 से 17% वाले की क़यादत क्यों नहीं है? उसके जिम्मेदार आप भी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, मैं अगर फिर से वहीं पे आ जाए, जमहूरियत है, रहनुमा है, आवाम भी रहनुमा है। हमें क्या किया गया है कि हमें डराया गया है पूरा। अब पॉलिटिक्स देख लीजिए पूरे इंडिया की, एक पार्टी है जो हमें डराती है जी। अब आप शुरुआत देखिए कहाँ से हुई है, हमारे किचन से शुरुआत हुई है, उससे पहले से हुई। आज आपकी एग्जिस्टेंस पे सवालिया निशान बन रहे हैं। आप कहाँ हैं उसमें? एक पॉलिटिकल पार्टी हमें डराती है, हम डर करके दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के पास जाते हैं, प्रोटेक्ट करो, मैं प्रोटेक्ट करो। दूसरी पार्टी खड़ी होती है प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये सोचिए कि हम डर के किसी के पास जा रहे हैं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का भी तो इंटरेस्ट इसी में है कि हमें डराए रखा जाए। पहली पार्टी को हमको डराने से फ़ायदा हो रहा है, दूसरी पार्टी को हमारे डरे रहने से फ़ायदा हो। दोनों पार्टी का इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहा है और हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम वो कौम हैं जो इसमें शहीद और गाजी में बिलीव करते हैं। हम कब से डरने लगे? और जब हम डरेंगे तो हम कहीं किसी के लिए नहीं रहेंगे। आज हम इससे डरेंगे, उसका फ़ायदा हो गया, फिर उससे डर के किसी और के पास जाएंगे। प्रशांत किशोर भी यही कहते हैं कि भाई अब डर के अगर किसी के पास जा रहे हैं तो आपको डराए रखेगा वो। आप अपने क़यादत की बात, अब यहाँ पे क़यादत की, जैसे आपने आईएमएम की बात करी, बहुत अच्छी बात है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मुसलमान को अगर इंडिया में देखा जाए तो फिर तो वही हो गई ना भाई। आप भी तो एक जातिवाद की बात कर रहे हैं ना। फिर आप अगर तो वैसे कोई अगर यादव की बात कर रहे हैं या कोई कुशवाहा की बात कर रहे हैं, फिर ब्रॉडर टर्म में कोई हिंदू की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो हम भी तो वैसे ही हो गए अगर हम सिर्फ मुसलमान को लेके चले। उन्होंने एक बेसिक पॉइंट पकड़ा कि 4 से 2% वाले तक सीएम बने हैं इस देश में, लेकिन 14-17% वालों का सीएम ही नहीं है। तो ये रियलिटी है, इसमें पॉलिटिक्स का कोई मसला नहीं है। तो वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो उस समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो लोग अपने लोगों पे बिलीव नहीं कर पा रहे। इसकी वजह वही है कि हमें बिखरते हुए देखे, हमें डरा के रखा गया है, तो हम कहीं पे यकीन ही नहीं करते हैं। हम खुद पे भरोसा ही खत्म कर दिए हैं। एक सवाल ये है कि जैसे प्रशांत किशोर जी आए, उन्होंने एक आंदोलन सा छेड़ दिया, तो कहा जा रहा है ये बी टीम है। समाज में एक मैसेज फैल गया बी टीम है, क्योंकि कोई भी अच्छा कुछ करना चाहे तो बी टीम का नाम उसे दे दिया जाता है ताकि वो गुमराह हो या बदनाम हो जाए। इसे कैसे देखते? बहुत सही सवाल आपने पूछा है। देखिए, पॉलिटिक्स में नैरेटिव चलता है जी। इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं कि प्रशांत किशोर या हम लोग जनसुराज जो है बीजेपी की बी टीम है, हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं कि ये सोच की वजह क्या है, दूसरी चीज़ कौन कर रहा है ये, और तीसरी चीज़ हकीकत क्या है। ठीक है, सोच की वजह क्या है कि जब भी कोई समाज में नया नैरेटिव आता है, राइट जी, तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए लोग जो हैं पीछे पड़ते हैं कि ये जो नया आया है एब्जॉर्ब, इसको हम बोलते हैं स्टेटस कोइस्ट और डायनामिक। तो आम तौर पे इंसान जो होते हैं कि जो चीज़ चली आ रही है, जो रवायती चीज़ें होती हैं, ज़रा सा उसमें बदलाव आ गया तो हड़बड़ा जाते हैं। ये इंसानी फितरत है जी। तो जो वो मासूम लोग हैं, मैं उनको मासूम इसलिए बोलता हूँ कि उनको पता नहीं है बेचारों को कि कोई भी नई सोच जैसे ही आएगी उसकी खिलाफ वर्जी होती है कि हिल जाते हैं वो। आपको जैसे झिकझोरा जा रहा है तो आपको नींद से जगाया जा रहा है, बोले क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार। चेंज जब आने बदलाव जब आता है तो ये इंसानी फितरत होती है कि बदलाव नहीं चाहता है। तो पहली तो वजह ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको प्रशांत किशोर और जनसुराज से खतरा महसूस हो रहा है जी। तो वो लोग का इंटरेस्ट सर्व जो कर रहे हैं उसका नुकसान हो रहा है। तो ये दो पार्ट में बांटते हैं हम जो हैं। अब कौन लोग हैं? अब सियासी लोग में अगर चले जाएं तो बहुत लोगों की नींद हराम हो रही है।
चूंकि ये बंदा आया है और ये बंदा समाज की बेसिक चीज़ों को छेड़ रहा है, झकझोर रहा है, जगा रहा है ये लोगों को, और जब समाज जग जाएगा तो फिर इनकी रवायती चीज़ें वो चलेगी नहीं कि भाई आप आ जाइए, हम बचाते हैं बीजेपी से। तो वो बोलते हैं, फिर दूसरे बोलते हैं कि हम बचाते हैं बीजेपी। अब बताइए किसने बचाया किसी से? हमारा आज की डेट में एक नैरेटिव देख लीजिए कि हमारे खिलाफ बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। कौन ऐसा नेता है, कौन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने हमारे लिए काउंटर नैरेटिव जनरेट किया है? किसी ने नहीं किया। आप अगर हमें 4 शादियों पे हमारे बदनाम किए जाते हैं, ठीक है, मुसलमानों के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, मुस्लिम अपने रिश्तेदारों में शादी करते हैं, इस 3 बात को मैं देता हूँ। अब रिश्तेदारों में शादी कीजिए तो मुस्लिम का जो परसेंटेज है वो 15% के आसपास मुस्लिम रिलेटिव में शादी करता है। नॉन मुस्लिम्स 14.5% है जी। ये बताएगा कौन? दूसरी चीज़ आप देख लीजिए कि शादी TFR बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं तो उसको TFR बोलते हैं जी, टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। मुस्लिमों की टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.36 है और नॉन मुस्लिम्स की 1.94 है, जो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें। तीसरी चीज़ अगर हम आप देखेंगे तो जो मुसलमानों के बेसिक इशू, एक NRC और CAA को ले लीजिए, पूरे मुस्लिम सड़क पे थे, आवाम डरी हुई थी, इतनी घबराई हुई थी, सभी ने देखा। कितने बड़े बड़े लीडर ने हमारा साथ दिया? खुल के नहीं दिया। मॉब लिंचिंग हो रही है, कितने लोगों ने साथ दिया? जो बात भी नहीं करते हैं डर से। सो कॉल्ड पार्टी जो है जिसको आप प्रोटेक्टर बता रहे हैं, चूंकि उनके अंदर खुद डर है, चूंकि उनकी जो फिलॉसफी है, जो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है, उसमें कचड़ा भरा हुआ है। वो भी जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मोदी हिंदू धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो धर्म वाले तो बड़े हो गए ना भाई, तो वो जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बीच में हम लोग फंसे हुए हैं। और जब हमारी बात आती है तो कोई प्रोटेक्टर ही नहीं है, रियल में कोई प्रोटेक्टर नहीं है। लेकिन यही बीच का रास्ता कैसे निकलेगा जब बिहार नहीं, इसको हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी की बी टीम है, बहुत बार सुनने को मिलता है। अब आइए हकीकत क्या है। अब देखिए, प्रशांत किशोर इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, इज्तमाइयत की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी साझेदारी। कहते हैं कि 18% अगर मुसलमान है तो उनको 18% कैंडिडेट मिलना चाहिए। कभी भी RSS इस सोच को सपोर्ट नहीं करेगा जी। तो कैसे वो बीजेपी कभी भी इस सोच को सपोर्ट नहीं करेगा? कैसे बीजेपी की बी टीम हो गई? दूसरी चीज़, अगर मुसलमानों की ही सिर्फ बात हम करें तो जो इश्यूज वो उठाता है बंदा, आप उसकी बात सुनिए। आप वो क्या कह रहे हैं कि आप अपने से रिप्रेजेंटेटिव, देखिए किसी के दिल में झांक करके आप नहीं देखते हैं ना भाई। पॉलिटिक्स नैरेटिव का गेम है। वो बात क्या करते हैं उसको सुनिए आप। वो क्या कह रहे हैं कि आप अपने में से लीडर तैयार कीजिए। अगर प्रशांत किशोर जी बी टीम है, आप अपना लीडर तैयार करके आप खुद एक अलग से टीम बन जाइए ना भाई। वो थोड़ी कहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़िए। वो कह रहे हैं कि आप अपने में से क़यादत ढूंढिए और अच्छे लोगों को ढूंढिए। उनका कहना है कि आप बाहुबली को ढूंढ के लेके आते हैं, डर से उसके वोट दे देते हैं। वो एक क्रिमिनल आपको क्या सपोर्ट करेगा भाई? या जो जो अपनी फैमिली को की विरासत को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो अपनी दौलत को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपको क्या प्रोटेक्ट करेगा? एक वो बात हुई। 2 बातें मैंने बताई जो प्रशांत किशोर की है कि RSS की इंक्लूसिविटी की सोच ही नहीं हो सकती है कि मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिले। कभी RSS की या बीजेपी की सोच हो सकती है? तो कैसे वो बी टीम हुआ? तीसरी चीज़ है, वो बंदा पैदल चल रहा है। वो बंदा अपना पूरा 18 महीने से पैदल चल रहा है और मुझे लगता है कि 18 महीने तक और पैदल चलेगा। उसको पैदल चलने की ज़रूरत है क्या बीजेपी की बी टीम होने के लिए? वो बंदा इतना टैलेंटेड है, इतना बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट है कि IPAC की टीम लेकर दिल्ली में बैठा रहेगा और बीजेपी का सब कुछ कर देगा। सही बात। तो उसको पैदल चलने की क्या ज़रूरत है? उसको लोगों मैं तीसरा चीज़ फिनिश करना चाहता हूँ कि वो जो लोगों को बात बता रहे हैं कि तुम इस मुद्दे पे वोट करो, तुम अपने मुद्दे पे वोट करो, क़यादत दो। वो बोल रहे हैं कि आज तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुस्लिम का क्यों नहीं हुआ? तो इसका मतलब है कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो फिर तो लोग पकड़ेंगे ना उनको भाई कि भाई आप बनाइए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो वो बंदा कैसे बीजेपी का बी टीम हुआ? ठीक है। इसी में एक सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि क़यादत की बात वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो होती आ रही हैं चीज़ें, वो चेंज की बात कर रहे हैं जो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में, जैसे आप जाहिर है बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, एक जेंडा है लालू या नीतीश। उसको कैसे तोड़ के जनता जो है दूसरों को वोट कर देगी जब उन्हीं को वोट करती आई? बात देखिए, हमारा किसी को तोड़ना है ही नहीं रहा था। नहीं, जेंडा एक जो सोच है सब वही बता रहा, वो तोड़, वही लोगों को समझाना है मुझे।
आवाम इतनी पावरफुल होती है, जो लीडरशिप की बात मैंने शुरुआत में ही कही, एक एक बंदा जो वोटर है ना वो पावरफुल है। अगर उसको पूरी जागरूकता के बाद ये लगता है कि नीतीश अच्छे हैं, चुनिए आप, लालू जी अच्छे हैं, चुनिए आप, अपनी समझ, लेकिन अपनी समझ से कीजिए। मुसलमानों के साथ भी वही बात है, आप डर के किसी को वोट मत दीजिए। आपको लगता है कि ये पार्टी अच्छी है, आपके अपने इंटरेस्ट में काम करती है, आपके लिए खड़ी हो सकती है, आप वोट दीजिए, जो भी पार्टी हो। लेकिन इसके डर से हमारी प्रॉब्लम क्या है, आमतौर पर सभी समाज की प्रॉब्लम है, मुस्लिम की भी खास तौर से प्रॉब्लम है कि हम किसी को हराने के लिए वोट देते हैं, हम जिताने के लिए नहीं। तो मनफी सोच हो गई ना आपकी, नेगेटिव सोच हो गई। हम पॉजिटिव सोच की बात करते हैं कि भाई आप हमको इसको जिताना है, इस बंदे को जिताना है, उसकी वजह जानिए कि आप क्यों जिताना चाह रहे हैं उसको। भाई आप 4 सवाल कीजिए, उस बंदे से सवाल कीजिए कि भाई हम आपको क्यों जिताएं। आप इसलिए मत कीजिए कि भाई एक्स को हमको हराना है, तो ये तो नेगेटिव सोच हो गई ना। अब उसमें कोई भी आ रहा है, कचड़ा आ रहा है, फूला आ रहा है, एक बड़ा क्रिमिनल आ रहा है, एक बेतुका बेवकूफ़ लीडर आ रहा है जो सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको आप वोट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, और डरी हुई कौम कभी तरक्की नहीं करती। देश इलेक्शन के मूड में है, 2024 का लोकसभा चुनाव ऐलान हो चुका है, अब ये वोट शुरू हो जाएंगे, क्या कहेंगे देश की जनता से? लास्ट संदेश, किन मुद्दों पे, किन चीज़ों को ध्यान में रखें? सेम चीज़ है, आप इंडिया के लिए वोट कीजिए। अच्छा, आप देश के लिए वोट कीजिए, आप किसी इंडिविजुअल पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के गुलाम मत बनिए। जहनी गुलामी सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है, जिसको हम कल्ट वर्शिप बोलते हैं, वो मत कीजिए प्लीज़। आप डर करके वोट मत कीजिए, और किसी को डर से वोट मत कीजिए, किसी की भक्ति में वोट मत कीजिए। आप जिहोश बनिए, जानकार बनिए, और आप पता कीजिए, खुद से पता कीजिए कि आपको वोट क्यों डालना है, और किसी को भी वोट डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ थे शमी मनवर साहब। आप इनकी बातों से सहमत हों तो कमेंट करें, जो भी आपको लगता हो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।